नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। केंद्र सरकार के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार रायपुर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इसके बाद कल के विजय कुमार बस्तर जाएंगे, जहां वो पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ नक्सल समस्या को लेकर बैठक करेंगे। राजधानी रायपुर में अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आज रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। इस बात का फैसला प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म कर दिया गया हो, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सड़क पर बिना मास्क पहने निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जशपुर जिले में भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यहां 29 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। 30 सितंबर से सभी दुकानें खुलेंगी। उधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कल राजभवन कूच के लिए अनलॉक किया गया। राजनीति स्वार्थ साधने के लिए सरकार लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना की रोकथाम में प्रदेश सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। तो अनलॉक को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए। कल से रायपुर में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। सरकारी ऑफिस समय से खुलेंगे। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। 10 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल खुले रहेंगे। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। सबको मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर फाइन लगेगा। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का फाइन। होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर जुर्माना है। 1000 रुपए तक का जुर्माना है। दुकानदारों के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। लापरवाही पर 200 का जुर्माना लगेगा। तो 29 सितंबर से सरकारी कामकाज शुरू हो जाएंगे। कल से रायपुर अनलॉक हो रहा है। व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक नहीं होगी और रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो अनलॉक में क्या क्या खुलेंगे वो जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। रात 10 बजे तक होटल खुले रहेंगे। मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये जुर्माना लगेगा। क्वारंटीन तोड़ने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। बिलासपुर मुंगेली में भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। 29 सितंबर से सरकारी काम शुरू होंगे। के साथ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय हमने लिया है कि अब लॉकडाउन को विस्तारित नहीं किया जाएगा। दुकानें जैसे खुलती थी 8 बजे रात तक, सारी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन जनता से अपील किया गया है कि मास्क लगाना जरूरी है, अन्यथा पूरे जो टीम है हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है और उसकी कार्रवाई भी करेंगे। उसके अलावा भी जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है। तो कुल मिला के जनता से अपील करना है और जनता को स्वानुशासन में रहना है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, हमने जानकारी लिया है कि इस लॉकडाउन में जनता ने खूब मदद की है, स्वानुशासित रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से, बेड की भी पर्याप्त व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था है, हॉस्पिटल की भी कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए अब लॉकडाउन बढ़ाने का कोई तुक नहीं है। और आखिरी बात यह है कि जो मरीजों के टेस्टिंग होती थी, पहले भी हम लोगों ने लगभग 2400 का आंकड़ा पार किया था। अभी भी उतनी टेस्टिंग लगातार कराया जा रहा है। जो मरीजों का आंकड़ा था संक्रमित लोगों का, जो 1100-1200 तक निकलता था, वो 600 के आसपास तक अभी हो गया है। तो थोड़ा इसी प्रकार अनुशासित रहेंगे तो संक्रमण से हम लोग बचाव कर पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन को हटा करके जनता से इस बात की अपील किया गया है। सर, जो अभी समीक्षा बैठक हुई है उसमें कलेक्टर आए थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे, तो क्या चीजें सामने आई है? क्या आपको लगता है कि इसका असर ये हुआ है कि संक्रमण जो है वो कम कहीं पे या संख्या कम? निश्चित रूप से नहीं, अभी कहना जल्दबाजी नहीं होगी। आंकड़े तो रोज का आता था, आपके माध्यम से रोज जारी हम लोग करते थे और आंकड़ों में जो संख्या है, मौत के आंकड़े हैं, संक्रमण के आंकड़े हैं, उसमें कमियां आई हैं।
और लोगों ने इस लॉकडाउन को अपने स्वयं के अनुशासन के रूप में लोगों ने देखा है। तो अब लोगों को हम लोगों ने कहा है कि स्व अनुशासित रहें, बाजार खुला रहे, लोगों का आना जाना भी रहे, लेकिन मास्क लगाए रहें और डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो रायपुर में लॉकडाउन को समाप्त करने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ और राजभवन तक मार्च निकालने के लिए जनता को मौत के मुंह में धकेल रही है। अपने लाभ के लिए सरकार लॉकडाउन खत्म कर रही है। कल कांग्रेस का आंदोलन है, तो उस आंदोलन के लिए लॉकडाउन को समाप्त कर देना, 144 धारा पूरे शहर में लंबे समय से लगी हुई है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होना, तो क्या सत्ता पार्टी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जैसा चाहे वैसा जनता के जीवन को संकट में डाल सकती है? और कोरोना के संक्रमण के काल में इस बात को सरकार को भी, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। तो कल से रायपुर अनलॉक हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं अवधेश मिश्रा। अवधेश, याद करिए, जब लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था तो यही बीजेपी लॉकडाउन लगाने को लेकर विरोध कर रही थी, और जब आज से लॉकडाउन रात 12 बजे से खत्म हो जाएगा और इसी को लेकर अब बीजेपी को आपत्ति है। बिल्कुल, देखिए, सियासत अगर महामारी के समय में हो तो समझा जा सकता है कि संकट कितना गंभीर है। संकट इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो औसत है बीते 7 दिनों में, मतलब कि राज्य के जो 17 जिलों में जो लॉकडाउन की घोषणा की गई और 7 दिनों में जब अनलॉक की घोषणा कुछ जिलों में कर दी गई, मतलब ये कि मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी, तो 2448 प्रतिदिन नए मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो अनुमान लगाए गए, जो कयास लगाए गए कि लॉकडाउन के बाद जो स्थिति होगी वो सुधरेगी, संक्रमण के दर में कमी आएगी, लेकिन इस 7 दिनों के लॉकडाउन की अवधि के बाद जब अगले 7 दिनों में जांच की रिपोर्ट आएगी तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार धरातल पे लॉकडाउन कितना सफल हुआ। लेकिन सियासी बयानबाजियां इसलिए क्योंकि कल कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन है। कांग्रेस अपने मुख्यालय राजीव भवन से निकल के और राज्यपाल राजभवन तक वो जाएंगे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे। तो दरअसल बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है कि बीते दिनों में जब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया गया 8 दिनों का, और 8 दिनों के बाद उसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, और कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव है, उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन की अवधि कम से कम 15 दिनों की होनी चाहिए ताकि चेन ब्रेक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रह सके। तो ऐसे में सियासत की जो नई बातें निकल के आई है, जो बयानबाजियां हो रही है, वो केवल कल के आंदोलन को लेके है। बीजेपी बिल्कुल कल के आंदोलन को लेकर ये सियासत हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम बातचीत के लिए। तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पार्टी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन कराने में राज्य सरकार नाकाम रही। लॉकडाउन के दौरान होटलों में शराब परोसी गई, यहां तक कि गोलियां भी चली। साथ ही बीजेपी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भी लॉकडाउन हटाने का आरोप लगा रही है। सरकार राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने में असफल रही है। सख्त लॉकडाउन की बात करके लगातार यहाँ पे शराब परोसी गई है, होटलों में बर्थडे पार्टी हुई, गोलियां तक चली। तो सरकार लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पाई। पहला यह कारण है लॉकडाउन हटाने का, और दूसरा, इस सरकार को राजनीतिक प्रदर्शन करने के लिए इस लॉकडाउन को हटाना पड़ा है। तो कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस कल राजधानी रायपुर में पैदल मार्च करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य कांग्रेसी इस मार्च में शामिल होंगे। राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करके राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया काला कानून है, जिसे वापस लेने की मांग करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्ष पैदल मार्च को राजनीतिक हितों को साधने का मार्च बता रहा है। प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल के पास जाके ज्ञापन सौंपेगा। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से
महामहिम राज्यपाल के निवास राजभवन तक यह प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल महामहिम राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपकर यह मांग करेगा कि जो केंद्र सरकार ने कृषि संबंधित 3 काले कानून बनाए हैं, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए ताकि इस देश की खेती व्यवस्था को, किसानी व्यवस्था को बचाया जा सके। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हित में, कृषकों की मजबूती के लिए जो बिल लाया गया है, जो अब कानून का स्वरूप पा चुका है, ऐसे बिल के विरोध में कल कांग्रेस पदयात्रा करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मालूम है कि वो इस बिल का, इस कानून का विरोध करेगी तो भी उसका कोई परिणाम निकलना नहीं है, केवल राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी जो कल पदयात्रा या पैदल मार्च करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, यह विशुद्ध रूप से किसानों को बरगलाने और किसान नाम के पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन करने का इनका यह निर्णय है। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईपीएस पुरुषोत्तम हो सकते हैं निलंबित। गृह विभाग ने नोटिस दे दिया है, कल शाम तक सफाई देनी होगी। सफाई नहीं देने पर पुरुषोत्तम शर्मा पर कार्रवाई होगी। शर्मा पर आपको बता दें, एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। आईपीएस शर्मा ने अपनी पत्नी से मारपीट की थी और चुप्पी जब तोड़ी तो कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मेरा पारिवारिक मामला है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सबको जोड़कर चल रहा हूं। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस पुरुषोत्तम निलंबित किए जा सकते हैं। गृह विभाग ने नोटिस जारी किया है और नोटिस में कहा गया है कि जवाब दीजिए, कल शाम तक उनको जवाब देना होगा और अगर जवाब नहीं दिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ। आपको याद दिला दें, पत्नी के साथ मारपीट मामले में आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर पहले ही गाज गिर चुकी है और अब निलंबित हो सकते हैं आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा। कल शाम तक इन्हें सफाई देनी होगी और सफाई नहीं देने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईपीएस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर इंदौर में धर्मस्थल खोलने के आदेश जारी कर दिए। 6 महीने से बंद धर्मस्थल खुलेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। सर्राफा चौपाटी भी खुलेगी। सर्राफा पर खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं है। सर्राफा चौपाटी पर केवल पार्सल दे सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया। 6 महीने से बंद जो दुकानें थी वो खुलेंगी। सर्राफा पर खड़े होकर आपको बता दें, खाने की इजाजत नहीं होगी। सर्राफा चौपाटी पर केवल पार्सल दे सकेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, इंदौर में धर्मस्थल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 6 महीने से बंद धर्मस्थल खोलेंगे। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कांकेर में पत्रकार की पिटाई के मामले में भी कांग्रेस को घेरा है। रमन सिंह ने कहा कि पत्रकार को कांग्रेसी पीटते हैं और पीटने वालों को भी पत्रकार बता देते हैं। वहीं युवा की आत्महत्या पर उसे विक्षिप्त बता दिया जाता है। कुपोषण और भूख से बच्चे की मौत पर उसे पहले से बीमार बता दिया जाता है। और बीते दिनों कांकेर में एक पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर सांसद मोहन मंडावी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि पत्रकार कमल शुक्ला पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया था, जिसको लेकर कांकेर जिले के पत्रकारों में आक्रोश का माहौल है। तंत्र में हमारे जो चौथा स्तंभ पे ऊपर आक्रमण हुआ है, किसी एक कमल शुक्ला और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार जगत के ऊपर आक्रमण हुआ है, पूरे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। मैं कल गांव से रात में आया, शाम को ही मेरे को कुछ लोग बताए और व्हाट्सएप में देखा, इतने गंदी गाली दे रहे हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते। मैं आपके साथ हूं और हम मरते दम तक साथ रहेंगे।
आज हमारे लोकसभा चलता रहता है ना, तो निश्चित रूप से मैं लोकसभा में बात रखता और मैं भी पत्र जारी करूंगा। इसका दूध का दूध, पानी का पानी, उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। और अब बात हाथियों की। छत्तीसगढ़ में हाथियों की लगातार मौत हो रही है। पिछले एक सप्ताह में ही 3 हाथियों की मौत हुई, जिसमें से एक हाथी की मौत आज गरियाबंद जिले में करंट लगने से हो गई। लगातार हो रही हाथियों की मौत को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रदेश के वन मंत्री गंभीर हैं और इस संबंध में विभागीय समीक्षा में सभी डीएफओ को निर्देश दिया गया है कि हाथी के विचरण वाले क्षेत्रों में, इलाकों में बिजली के तारों के कारण होने वाली मौतों को रोकने के निर्देश दिए गए। मुझे लगता है कि माननीय वन मंत्री जी बहुत गंभीर हुए हैं। कल ही उन्होंने विभागीय समीक्षा में इस बात का निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ हाथियों के विचरण का स्थान है वहाँ जैसी जानकारी आती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लूज कनेक्शन के कारण हाथियों की मौत हुई है, तो माननीय वन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सारे डीएफओज को, इस तरीके से जिस क्षेत्र में भी विचरण का क्षेत्र है वहाँ अगर ऐसी कोई बातें हैं तो उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। तो गरियाबंद जिले में करंट लगने से हाथी की हुई मौत मामले पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार हाथियों की मौत को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सरकार हाथी मानव द्वंद्व को भी बिल्कुल रोक नहीं पा रही है, जिससे आए दिन या तो हाथियों की मौत हो रही है या फिर हाथियों के हमलों से लोगों की जान जा रही है। सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, लगातार हाथियों की मौत हो रही है और सरकार केवल कागजी खानापूर्ति में बिजी है। गरियाबंद में एक हाथी की और मौत हो गई। ये मौत भी करंट लगने से हुई है और अभी जितने मौतें हो रही है लगभग करंट लगने से हाथियों की मौत हो रही है। रोक पाने में सरकार विफल रही है। दूसरी तरफ एक द्वंद्व मानव के बीच में और हाथियों के बीच में चल रहा है। हाथी लगातार फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ मानव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोनों स्थिति में सरकार कुछ कर पाने में असफल साबित हो रही है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान होटल में गोली चलने के मामले में कार्रवाई हुई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर होटल को सील कर दिया गया। होटल संचालक के साथ 3 मैनेजर और गोली चलाने वाले समेत कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालकों के साथ ही बर्थडे पार्टी करने वाले कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब में बीती देर रात बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान पार्किंग के विवाद को लेकर एक शख्स ने पिस्टल निकालकर हवाई फायर कर दिया। मामले में तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी हितेश पटेल, क्लब के मैनेजर हर्षित सिंघानिया, सूरज शर्मा और अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बात बीजापुर की, जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को लंबे समय बाद कामयाबी हाथ लगी। आज सुबह हुए पुलिस माओवादी मुठभेड़ में जवानों ने एक माओवादी को ढेर कर दिया। गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों की एक टुकड़ी को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। 2 दिनों से जवानों और माओवादियों के बीच आमना सामना हो रहा था। आज सुबह पेदापाल और हीरानार के जंगलों में जवानों और माओवादियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक माओवादी को ढेर कर दिया है। बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल 3 जगह में माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, आर्म्स, एम्युनिशन, दवाई और अन्य कैंपिंग सामग्री जब्त की गए थे। आज सुबह पुनः डीआरजी एवं नक्सली के बीच में पेद्दापाल और हीरानार के जंगल में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक अज्ञात पुरुष माओवादी का डेड बॉडी मिला और काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और बंदूक, आर्म्स, एम्युनिशन का भी जब्त की गए थे। अभी माओवादी के शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है।
और भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नाबालिग से गैंगरेप में सजा का ऐलान किया गया है। भोपाल से यह बड़ी खबर जहां पर गैंगरेप केस में सजा का ऐलान हो चुका है। 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। महिला समेत 3 को 20 साल की सजा। देह व्यापार में लिप्त थी महिला। सबूतों के अभाव में 3 लोग बरी हो गए। 19 दिसंबर 2018 में केस दर्ज हुआ था। टीला जमालपुरा पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की थी। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।